अब देखिए इसमें आपने क्या है, सी का मान निकाल लिया 0, ए का मान निकाल लिया 0, लेकिन अभी बी का मान बच रहा है ना। बी का मान निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है और क्वेश्चन में कहा है कि यह बिंदु -2a, -2a से गुजरता है, क्योंकि वक्र, इस वक्र को कोई भी नाम दे सकते हैं, वक्र एक, क्योंकि वक्र एक -2a, -2a से जाता है, तब वक्र -2a, -2a से जाता है, तब संतुष्ट कराएंगे इसको। तो देखिए यहाँ x और y के मान रखेंगे -2a, -2a, x का मान -2a का वर्ग, y का मान -2a, या एक काम कीजिए -2a का वर्ग आएगा 4a स्क्वायर, और ये -2a तो माइनस का 8a स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना। क्या बना ये माइनस का 8a क्यूब। फिर से देखिए यहाँ भी इतना ही बनेगा ना, -8a क्यूब। आप x का मान -2a लिखोगे तो 4a स्क्वायर, और एक ये है तो माइनस का 4a क्यूब। फिर यहाँ रखेंगे 2a स्क्वायर, कट गए ना ये, प्लस 4a क्यूब आएगा, 4a क्यूब से 4a क्यूब कैंसिल, यहाँ रखोगे तो ये बनेगा -4a क्यूब, सॉरी प्लस का 4a क्यूब। x का मान -2a, y का मान -2a, और देखिए यहाँ a का मान 0 निकाल चुके, ये कट गया, c का मान 0 निकाल चुके, ये भी हटा, y का मान रखोगे -2a, और साथ में b = 0। अब आप देखेंगे कि 4a क्यूब और ये -8, तो -4 बचेगा, -4 और 8 12a क्यूब को पक्षांतर करोगे, प्लस का 12a क्यूब, 2a का भाग देंगे तो -6a स्क्वायर, यानी b का मान निकला यहाँ से माइनस का 6a स्क्वायर। ओके, अब इस a b c के मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में a b c के मान रख देंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका पूरे का। अब देखिए a b c के मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें त्रिघात वक्र प्राप्त हो जाएगा। तब त्रिघात वक्र एक, तब त्रिघात वक्र का समीकरण ये बनेगा x² y प्लस xy स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस का axy प्लस ax। a 0 हो गया, b का मान है -6a स्क्वायर, तो ये बना माइनस का 6a स्क्वायर, और c 0 = 0। ये रहेगा यहाँ इसका त्रिघात वक्र। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज तो आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर डालोगे, या अभी देखो इसमें ये अनंत स्पर्शी हो गई, ये तो हो गया, बी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब सी सिलेबस में नहीं, डी में जो पोलर फॉर्म में ना, उसको आपको कल लिखा दिया है, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तब हम देखेंगे उसकी अनंत स्पर्शी याद करना। अब आप डालोगे चैप्टर नंबर लास्ट, और वो रहेगा आपका चैप्टर लास्ट 9। सबसे पहले वहां होता है मल्टीपल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट यानी बहुल बिंदु जिसे कहें आप। तो बहुल बिंदु क्या होता है, देखिए अब वहां चैप्टर का जो नाम है वो है वक्र अनुरेखण, और इसी यूनिट के साथ में है, अभी कोई नई यूनिट नहीं है, इसी यूनिट के साथ में चलेगा वो भी। और चैप्टर का जो नाम है वो है आपका वक्र अनुरेखण, वक्र अनुरेखण। इसका पहला क्वेश्चन और बता दो, क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई उसमें, हमें ये बताओ कि ये प्रॉब्लम थी तो हम उसी को क्लियर करें। इसके पहले क्वेश्चन में ये कहा है, इस वक्र 4 घात का 3 घात का, तो उसमें x = 1 और y = m रख के अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। इसकी अनंत स्पर्शी निकालो, बस अनंत स्पर्शी निकालनी है, घटा देना है बस, अनंत स्पर्शी निकालो भाई। और अनंत स्पर्शी
जब तक नहीं निकालोगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे नहीं हुआ, हो गया ना। कितना कितना रख के किया बता दो। x बराबर 1 और y बराबर m से हो गया ना। पहले तीन को एक साथ रखेंगे भाई, 4x4 प्लस y4 माइनस 17x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको एक साथ लिखो, यहां से 5/4m बनेगा, और बाद वालों को लिखोगे तो 5/3m बनेगा। तो ये हो जाएगा, बच्चे ने कर रखा है भाई, हो जाएगा। अपने पास जो बच्चा है ये इसने भी कर रखा है, तो हो जाना चाहिए। हो जाना क्या चाहिए, होता ही है वो तो। हाँ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m से हो गया। किसने किया ये? हाँ बिल्कुल, मनीष कुमार, बिल्कुल हो गया होगा। इसमें एसिम्पटोट्स तो निकालना ही है, मेन तो अनंत स्पर्शी ही होती हैं, ठीक है ना। अब दोबारा से एक बार दोबारा से मेहनत करना, फिर होगा। फिर भी नहीं हो तो हमें फिर बता देंगे किसी दिन, पहले करके देखना। अब आप देखेंगे इसमें चैप्टर नंबर 9 है, उसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा। अब उसमें लिखने का काम ज्यादा रहेगा, और चैप्टर का नाम डाल दो वक्र अनुरेखण। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था आपके साथ में कि एक पॉइंट होता है जिसको हम मल्टीपल पॉइंट कहें, बहुल बिंदु कहें। देखिए, जब हम वक्र बनाएंगे ना, तो वक्र कैसे भी बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरह के वक्र हो सकते हैं। जैसे कि ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स की। अब कोई वक्र जो कि इस y बराबर माइनस एक्स को और y बराबर x को स्पर्श करके जा रहा है, तो इस मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है ना ये वक्र, देखो यहां से ऐसे मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो इस कंडीशन में जरूरी नहीं है मूल बिंदु पे ही करे, कहीं भी कर सकता है, लेकिन इस वक्र में देखा आपने कि ये मूल बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, तो इस कंडीशन में यह जो मूल बिंदु है वह बहुल बिंदु कहलाएगा। अब कंडीशन है इसमें भी कुछ, यदि कंडीशन है इसमें, अगर इस मूल बिंदु से वक्र की एक शाखा पास होती हो तो इसे एक बिंदु कहते हैं, और दो शाखाएं पास हो रही होती हैं तो इसे द्विक बिंदु कहते हैं। ज्यादा हो रही हो, 3 शाखा पास हो रही हो तो त्रिबिंदु कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां हमें द्विबिंदु की ही जरूरत पड़ेगी। द्विबिंदु कोई भी वक्र पर ऐसा पॉइंट जिससे वक्र की 2 शाखा, एक ब्रांच तो ये जा रही है और दूसरी क्या है, नीचे आ रही है ना। इन शाखाओं को आप C1 C2 नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं नाम इनको? C1 C2। तो जो C1 C2 नाम दिए इन वक्र की जो शाखाओं को, यानी शॉर्ट में ये कहें कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु की बजाय कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मूल बिंदु से वक्र की 2 शाखाएं पास हो रही हैं, तो इस कंडीशन में इस बिंदु को द्विक बिंदु कहते हैं। और जो द्विक बिंदु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। द्विक बिंदु 2 प्रकार के, एक तो द्विक बिंदु होते हैं ना, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से पहला पॉइंट है नोड। नोड क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है कस्प या उभयाग्र, और तीसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट, वियुक्त बिंदु। तो आप समझेंगे नोड के लिए। एक ये डायग्राम देखा आपने, एक और बना रहे हैं अभी, एक और डायग्राम बता रहे हैं इसके लिए आपको। यहां देखेंगे मूल बिंदु पर C1 और जो C2 हैं, C1 है मूल बिंदु पर इस x अक्ष को स्पर्श करके जा रहा है, और C2 है वह भी इस x अक्ष को ही स्पर्श करके जा रहा है, इसी x अक्ष को। इस x अक्ष पर y का मान क्या है? 0।
अब देखिए C1 और C2 दोनों की ओवेनिस्ट स्पर्शरेखा है ना, ये C1 की भी स्पर्शरेखा एक्स अक्ष है और C2 की भी स्पर्शरेखा एक्स अक्ष है, यानी दोनों वक्रों की जो स्पर्शरेखा है वह एक ही है, अर्थात दोनों वक्रों की स्पर्शरेखा समपाती हैं। दोनों की देखो C1 की स्पर्शरेखा एक्स अक्ष, C2 की स्पर्शरेखा है वो भी एक्स अक्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वक्रों की जो स्पर्शरेखाएं हैं वो कैसी हैं, समपाती। अगर दोनों वक्रों की स्पर्शरेखा समपाती हो, दोनों वक्रों की स्पर्शरेखा कैसी हो, समपाती, तो ऐसी स्थिति में जो मूल बिंदु है उसे हम उभयाग्र कहते हैं। क्या कहेंगे, उभयाग्र। लेकिन इस डायग्राम में देखेंगे ये y बराबर, देखो एक तो इस वक्र की जो C2 है ना, C2 इसकी स्पर्शरेखा तो y बराबर -x है, लेकिन इस C1 के लिए क्या है, y बराबर x, तो यहाँ दोनों स्पर्शरेखा कैसी हैं, अलग अलग है कि समान है, अलग अलग है ना, तो इसमें अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे इसको, नोड। अगर स्पर्शरेखा अलग अलग हो तब तो नोड और समान हो जाए तो कस। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी, नोड ही तो कहा था इस कंडीशन में आपको, हाँ अरे नोड ही तो बताया इसको, हाँ, और ये कंडीशन कस, उभयाग्र। एक और पॉइंट आएगा आइसोलेटेड पॉइंट, तो आप लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग डाल दें बहुल बिंदु, हाँ बहुल बिंदु, और इसमें लिखें वक्र पर ऐसा बिंदु, वक्र पर ऐसा बिंदु जिससे वक्र की वक्र पर ऐसा बिंदु जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हों, जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हों, बहुल बिंदु कहलाता है। बहुल बिंदु कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखें, या फिर हेडिंग ही डाल दो द्विक बिंदु, हेडिंग ही डाल दें द्विक बिंदु, और द्विक बिंदु में लिखेंगे वक्र पर एक ऐसा बिंदु जिससे वक्र पर एक ऐसा बिंदु जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हों, जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हों, द्विक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द्विक बिंदु के प्रकार, द्विक बिंदु के प्रकार, और इसमें लिखेंगे आप नोड, पहला पॉइंट डाल दो नोड, नोड में लिखेंगे वक्र पर द्विक बिंदु P, वक्र पर द्विक बिंदु P नोड कहलाता है यदि वक्र पर द्विक बिंदु P नोड कहलाता है यदि P पर वक्र की
दोनों शाखाएं P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों तथा P पर संपाती स्पर्श रेखाएं ना हो। P पर संपाती स्पर्श रेखाएं ना हो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेकंड पॉइंट डाल के उभयाग्र कस्प, जिसे लिख सकते हैं आप CUSP कस्प। और इसमें लिखेंगे दिक् बिंदु P कस्प कहलाता है। दिक् बिंदु P कस्प कहलाता है यदि P पर वक्र की दोनों शाखाएं P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों। यदि P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों तथा P पर संपाती स्पर्श रेखाएं हों P पर संपाती स्पर्श रेखाएं हों। P पर संपाती स्पर्श रेखाएं हों आप इन दोनों डायग्रामों के स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बाद में नोट कर देंगे। इतनी जगह छोड़ देंगे इन डायग्रामों के लिए, या जल्दी से बना दो। सभी इन दोनों डायग्रामों को बनाओगे, एक पे नोड लिख देना, एक पे कस्प लिख देना, ठीक है ना। लाइव क्लास वाले स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर दें, अगर हो जाए तो जल्दी से, अदरवाइज बाद में नोट कर देना। तीसरा पॉइंट डालेंगे इसके बाद। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें वियुक्त बिंदु, इसको विलगित बिंदु भी कहते हैं, लेकिन वियुक्त बिंदु लिख दो और इसके बाद में लिख दो कॉन्जुगेट पॉइंट, कॉन्जुगेट CONJUGATE, कॉन्जुगेट पॉइंट। हिंदी में इसको वियुक्त बिंदु लिख दो, इंग्लिश में इसको कॉन्जुगेट पॉइंट, अथवा लगा करके इसी को इंग्लिश में फिर लिख सकते हैं आइसोलेटेड पॉइंट, ISOLATED, आइसोलेटेड, ISOLATED। इसमें लिखेंगे आप आइसोलेटेड पॉइंट में यदि बिंदु P वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता हो, किंतु वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता हो, किंतु
उसके समीप वक्र का कोई अन्य वास्तविक बिंदु ना हो, उसके समीप वक्र का कोई अन्य वास्तविक बिंदु ना हो, तो वह बिंदु वियुक्त बिंदु कहलाता है। देखिए कभी कभार ऐसा होगा, जैसे ये वक्र है, एक पॉइंट यहाँ है P, अब P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस वक्र को तो संतुष्ट कर रहे हैं, पर इस वक्र का कोई भी भाग इस P के नजदीक नहीं है। देखो P पॉइंट है वो इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन P का कोई भी भाग इसके नजदीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में P को वियुक्त बिंदु कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, और जो बना सके वो जल्दी से बना दें इसको। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट मीटिंग कल रहेगी, जिसमें अनंत स्पर्शी या हम ये कहें कि वक्र अनुरेखण के जितने भी पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज की इस मीटिंग में इतना ही।